हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लासेस चल रही है? सब समझ में एकदम आ रहा है? थोड़े मटेरियल अच्छे खासे मिल रहे हैं ना? हाँ, बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन हम तुम लोगों को करवा चुके हैं क्या? ग्रेविटेशन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। बड़ा बहुत ही अच्छा है। 3 क्लासेज में, 4 क्लासेज में अगर तुम्हारे एक लेसन फिनिश हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। इसी को रिवीजन बोलते हैं। कितने कम समय में आप लेसन को क्रॉस कर रहे हो, दैट इज रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर आप पढ़ाई कर चुके हो, अगर आप टॉपिक्स को फिनिश कर चुके हो, उसी टॉपिक्स को अगर आप फास्टली मेमोरी में ला लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। लेकिन रिवीजन में तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। टीचर का लेवल ज्यादा नहीं है, तुम्हारा लेवल ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि तुम कैसा क्लास कर रहे हो? तुम अभी सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हो। सब्जेक्टिव तैयारी का मतलब ये होता है कि अपने क्वेश्चन को बार बार लिख करके, उसको प्रैक्टिस करके अपने मेमोरी में बिल्कुल ला ले, एकदम कॉन्शियस हो लें, ताकि अब क्या होगा कि जब जो भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से वहां लिख सकेंगे। तो बेटा, आज का जो टॉपिक तुम्हारा है वो हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हो। इलास्टिसिटी हिंदी में प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है? इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अगर किसी वस्तु को डिफॉर्म कर दिया जाए, डिफॉर्म मतलब विरूपण मतलब उसको अपने रूप से हटा दिया जाए। किसके कारण हटाया जाएगा? जब तुम कोई फोर्स लगाओगे तब तो हटेगा। हम रबर लेते हैं, जैसे तुम्हारे सामने एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग पर ये लोड दिया गया, लोड देना भी डिफॉर्म कहलाता है कि तुम यहां पर एक डिफॉर्म कर दिए। अब इसको डिफॉर्म कर दिया, और डिफॉर्म करने के बाद जैसे इस लोड को हटाएंगे, अगर वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो हम कहेंगे कि यह बॉडी इलास्टिक बॉडी है, यह बॉडी प्रत्यास्थ वस्तु है। और वस्तु में ये पाया जाने वाला गुण ही कहलाता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अगर उस वस्तु में कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया जाए, कोई विरूपक बल लगा दिया जाए, और फिर से उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हटा लिया जाए, और वह बॉडी अगर अपने रियल शेप में आ जाता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ वस्तु। और प्रत्यास्था क्या हो गया? उस वस्तु में जो गुण पाया जाएगा। जैसे तुम दो चीज लो, रबर को लिए खींचे छोड़ दिए, अपनी जगह पर आ गया। लेकिन पॉलीथीन को, प्लास्टिक को लिए खींचे और छोड़ देंगे तो अपनी जगह पर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक हो गया इलास्टिसिटी और दूसरा हो गया प्लास्टिसिटी। दूसरा क्या हो गया? प्लास्टिसिटी। तो बच्चे यही चीज तुमको बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ये एक स्प्रिंग लिया गया, उस पर कुछ लोड बढ़ाया, कुछ और लोड दिए, कुछ और लोड दिए, कुछ क्या हो गया? ये बॉडी का जो शेप है वो चेंज होते गया। लेकिन इस सारे चीज को अगर हटा दिया जाए और फिर से बॉडी अगर अपना रियल शेप को, प्रारंभिक अवस्था को आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह बॉडी इलास्टिक बॉडी है। और इसमें पाए जाने वाले इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। इफ ए बॉडी regains its original size and shape after the remove of deforming force। ये जो खींचा जा रहा है इसी को लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसी को हम विरूपक बल कहते हैं। और ये विरूपक बल अगर हटा दिया जाए तो बॉडी ये जो रबड़ खिंचाकर इतना दूर तक आ गया, फिर से अपने वापस अपने शेप में आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया? डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया इसमें देखो, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये जो तुम ऐसे दबा रहे हो, हम इस डब्बे को ऐसे दबा रहे हैं, डब्बा का शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। हम इस बॉल को दबा रहे हैं, बॉल का शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जो शेप को चेंज कर दे, साइज को चेंज कर दे, ऐसे लगाने वाले फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी में इसको कहते हैं विरूपक बल। विरूपक बल जो रूप में परिवर्तन ला दे, इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जो शेप में, साइज में जो चेंज ला दे, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है? कि अगर प्लास्टिक लिए खींच दी, अपने जगह पर वापस नहीं आएगा, इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। कि अगर उस पर हम कोई फोर्स लगा देते हैं और फिर से अगर अपन वो अपने अवस्था को रीच नहीं करता है। पॉलीथीन का एग्जांपल अभी तुमको दिए थे कि पॉलीथीन लेते हैं, इसको खींच देते हैं, पॉलीथीन को खींच देते हैं और फिर से छोड़ देते हैं, तो अपने रियल शेप में नहीं आएगा। और रियल शेप में नहीं आएगा, इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। प्लास्टिसिटी। क्या बात है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को देखो दूसरे तरीके से तुम फोर्स भी कर सकते हो। स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल। स्ट्रेस का हिंदी होता है प्रतिबल। प्रति का मतलब पर, प्रति का मतलब पर। क्या मतलब है कि अगर बाय द वे
क्या है स्ट्रेस? द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑन एनी इलास्टिक बॉडी। अगर बाय द वे एक कोई इलास्टिक बॉडी है जिसका एरिया ए है, एक कोई हम इलास्टिक बॉडी ले रहे हैं जिसका एरिया ए है और इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ, फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो ए एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगाएंगे? एफ बाई ए, एफ बाई ए। इसी को हम बोलते हैं प्रतिबल। देखो कितना सुंदर नाम है, प्रतिबल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, फोर्स अप्लाइंग ऑन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, प्रतिबल। अब बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो न्यूटन का होता है डाइन, मीटर का होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन न्यूटन का होता है ml/t-2 और एरिया L2, एक L कट गया, L ऊपर जाएगा, ml-1t-2, ml-1t-2। तो उम्मीद करें बच्चे कि ये सारे के सारे चीज आप लोग को बहुत ही आसानी से और बहुत ही रफ्तार के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल है, सारे के सारे इनिशियल नॉलेज है। और ऐसे तो ये सारे के सारे चीज हम आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत स्लो आपको बताया जा चुका है। अभी चूंकि रिवीजन है तो यहाँ पर हम लोग को फास्ट पढ़ने का जरूरत है। अब हम आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। क्या मतलब? कि अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा रहे हो और उस बॉडी का शेप या साइज अगर चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बॉडी स्ट्रेन हो रहा है। उस बॉडी में विकृति, आकृति में परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। अगर किसी वस्तु के आकृति में तुम परिवर्तन कर रहे हो, उसके शेप एंड साइज में तुम चेंज ला रहे हो, किसके कारण ला रहे हो? विरूपक बल के कारण, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ला रहे हो। इफ यू अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन द बॉडी एंड सपोर्टेड द बॉडी हैव्स चेंज्ड देयर शेप एंड साइज, नाउ दिस बॉडी विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन्ड। वो बॉडी स्ट्रेन्ड कर गया। When deforming force be applied on any elastic body, then its shape and size changes and the body is said to be strained। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? कि वो स्ट्रेन्ड कर गया, वो चेंज कर गया, विरूपित हो गया। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड ए मेन डिफिनेशन है कि स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप और साइज ऑफ द इलास्टिक बॉडी। क्या मतलब कि किसी बॉडी का जो ओरिजिनल शेप साइज है, अगर उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हैं तो उस बॉडी का शेप और साइज चेंज कर जाएगा। कितना चेंज किया? उस बॉडी का शेप एंड साइज कितना चेंज किया और पहले कितना था, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन। द रेशियो ऑफ दीज बोथ इज कॉल्ड, पहले क्या होगा? चेंज, बाद में क्या होगा? ओरिजिनल। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। जैसे बच्चे तुमको यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी अगर यहाँ पर कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ से हम एल लेंथ को लटका दिए हैं, अब इस पर हम लोड दे दिए, लोड देने से देखो ये स्ट्रेन कर गया, पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन, अब चेंज डायमेंशन कितना करा? डेल्टा एल, ओरिजिनल कितना था? एल, तो हो गया डेल्टा एल बाई एल। अब मैं तुमसे अगर एक बात करूं कि अगर किसी बॉडी पर, अगर समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, निकलते जाए। यस, चलो बहुत अच्छे, ये सब सिंपल चीज है, निकलते जाओ। अब एक बात है ना कि अगर किसी बॉडी पर तुम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो उसमें कितने तरह का चेंज आ सकता है? तो उसके लेंथ में चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, उसके शेप एंड साइज में, मतलब एंगल में चेंज आ सकता है, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो 3-4 तरह का चेंज आता है और वो चेंज के नाम पर, अगर बाय द वे लेंथ में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए, विरूपक बल लगाने से अगर उस वस्तु के लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है? लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। पहले बाय द वे वो 10 सेंटीमीटर था, अब हम उस पर अगर कोई लोड दे दिए, लोड देना मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, या हाथ से खींच दिए, अब हो गया वो 11 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर डिफॉर्म कर गया, 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? वो एराइज कर गया, मतलब क्या हो गया? उसके लंबाई में परिवर्तन आ गया। कितना परिवर्तन आया? 1 सेंटीमीटर। तो जो परिवर्तन आया सो और पहले जो था सो, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। When deforming force be applied along the length of any elastic bodies, then its length changes. The ratio of change in length, the ratio of change in length, the ratio of change in length to its original length.
क्या? चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को अगर हम स्मॉल एल ले लें, इसको स्मॉल एल या डेल्टा एल भी लिख सकते हो, डेल्टा एल बाई एल ऐसे भी लिख सकते हो, तुमको जैसा मन लगे वैसा तुम कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कि अगर किसी वस्तु पर, तो याद हो जाना चाहिए था तुम लोग को, इतना बार हम बोल देते हैं कि यदि किसी बॉडी पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, उसके लंबाई में अगर परिवर्तन हो जाए, तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ सो और जो उसका प्रारंभिक लंबाई है सो, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो जैसे वहां पर लेंथ में, तो एक के साथ एक फ्री है, अगर एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली, सेंटेंस भी सेम है, सारा का सारा सेंटेंस भी सेम है कि अगर किसी बॉडी पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और अगर उसका वॉल्यूम चेंज कर जाए, आयतन चेंज कर जाए, क्या चीज? आयतन चेंज कर जाए, तो उसका पहले आयतन कितना था और अब आयतन कितना चेंज किया, तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, किसको किसको? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, किसका किसका? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वैल्यू, वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कितने टैलेंटी बच्चे हो केवल यहां पर ध्यान दो, बाकी अपने अपने सारा का सारा याद हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम है। चेंज इन वॉल्यूम को अगर तुम बाय द वे डेल्टा भी लिखते हो तो डेल्टा भी अपॉन भी, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बच्चे उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। जैसे तुमको फिगर में दिखाया गया कि बाय द वे पहले बॉडी इतना बड़ा था, ये नॉर्मल है, बाद में इसमें फोर्स लगा दिए, इनवर्ट फोर्स लगा दिए। जैसे बैलून लेते हैं तो पहले बैलून थोड़ा सा फूला हुआ है, अब उसमें हम फोर्स लगा दे रहे हैं, हवा का देना भी एक प्रकार का फोर्स है, अब हम फोर्स लगा देते हैं, अब बैलून इतना बड़ा हो गया या कुछ भी चेंज आ गया, तो वो बैलून में जो भी चेंज आया और पहले जो था, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन। अब थर्ड है शियरिंग स्ट्रेन। क्या होता है शियरिंग स्ट्रेन? कि बाय द वे मान लो कि एक रबड़ का टुकड़ा है, गुटका है, इस प्रकार का रबड़ का एक गुटका है। अब क्या करते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं और यहां से हम एक ऐसे फोर्स लगा देते हैं, तो रबड़ का गुटका क्या हो जाएगा? उसका शेप ऐसा हो जाएगा, वो थोड़ा दब जाएगा, नहीं होगा। एक रबड़ का गुटका लेकर के मान लेते हैं, एक रबड़ लिए और यहां से इसे धक्का मार देते हैं, तो ये वाला तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये वाला टेढ़ा हो जाएगा। कितना एंगल से टेढ़ा हो जाएगा? थीटा एंगल से टेढ़ा हो जाएगा। इसी ये जो थीटा है ना, इसी थीटा को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। कितना चेंज आया उसका? ये देखो, यही ना चेंज आया, ये डेल्टा एल है, यही ना चेंज आया, और पहले क्या था? एल था, तो डेल्टा एल बाई एल, इसी को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन केवल सॉलिड में हो सकता है, ये केवल सॉलिड में हो सकता है। पानियों को चेंज कर दोगे क्या? तुम लोग तो महान आदमी हो, पानी का इतना बड़ा लेना टुकड़ा, पानी का कितना बड़ा टुकड़ा, बर्फ नहीं बोल रहे हैं, बर्फ सॉलिड होता है। तुम्हारे मन में आ रहा हो कि हाँ सर पानी ले लेते हैं आइस के रूप में, नहीं सर, आइस के रूप में अगर आप लेते हो तो एक तरह का सॉलिड हो गया, पानी नहीं ले सकते। गैस ले वो क्या, हाँ ऐसे फूंक लेना और हवा को ऐसे मुट्ठी में करके और एक शेप ऐसे बना लेना, क्या? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मतलब ये केवल प्योर होगा, किसमें प्योर होगा? सॉलिड में ही प्योर हो सकता है, ये केवल उसी में हो सकता है। देखो यहाँ पर तुमको शेप देने का प्रयास किया, ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा, ये देखो ये एंगल थीटा जो बन रहा है, इसी थीटा को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। पहले शेप यही था ना, पहले शेप ये था, देखो थीटा एंगल डेल्टा एल से चेंज कर गया, ये देखो चेंज कर गया ना, ऐसे हो जाएगा, दब जाएगा। तो ये जो डेल्टा एल से चेंज हो गया, इसी को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। आगे टॉपिक हम लोग का है इलास्टिक लिमिट। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लेते हैं कि रबड़ तुमको देते हैं, तो क्या रबड़ खींचते जाओगे, अब तुमको इतना बड़ा एक रबड़ देंगे, इसे पूरे भारत को तुम बांध दोगे ना? है पॉसिबल क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बोले सर अगर रबड़ दीजिएगा तो खींचते जाएंगे, एक समय के बाद अगर खींचेंगे तो या तो वो टूट जाएगा। एक रबड़ लिए, रबड़ को खींचते जाते हैं, एक समय के बाद या तो वो टूट जाएगा या तो इसके आगे और फैला देंगे तो परमानेंट फैल जाएगा। एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग ऐसा है, अब ये इतना खींचे तो क्या कहीं तक खींचते जाएंगे? क्या नहीं, कहीं तक नहीं खींचेंगे, उसके बाद वो फिर वापस अपने जगह पर नहीं आएगा, वो परमानेंट फैल जाएगा। तो जहां तक
डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज करे, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपने रियल शेप में आ जाए, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा। हर चीज का सीमा होता है। देखते हो ना तुम लोग कहीं कहीं पर दो व्यक्ति आपस में लड़ता है तो एक बोलता है देखो लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, सीमा में रहो, अब लिमिट पार मत करो, लिमिट पार मत करो। सहने का एक सीमा है, तो उसी प्रकार से खींचने का एक सीमा है, उसी प्रकार से फोर्स लगाने का एक सीमा है। वहां तक वो बॉडी अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा। उससे ज्यादा फोर्स अगर लगा दोगे तो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा। तो जहां तक फोर्स लगाने पर बॉडी अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, वहां तक के लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। वहां तक के सीमा को बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट। अरे देखो रबड़ इतना बड़ा है तो खींच के यहां तक ला दिए, अगर तुम एक स्प्रिंग इतना बड़ा है खींच के तुम यहां तक ला दिए, खींचते जाओगे, एक समय के बाद खींच तो दोगे, फिर छोड़ दोगे तो अपना रियल शेप में, इस शेप में नहीं आएगा। तो जहां तक वो अपना रियल शेप में वापस आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ, इस इलास्टिक लिमिट से संबंधित हुक नामक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस फिगर से तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो, ये बॉडी का रियल शेप है। मान लो कि 1 kg का हम इस पर फोर्स लगाएं, वेट एक फोर्स होता है, F = mg, W = mg, दोनों फोर्स है। अब हम तुम खुद ही देखो, यहाँ फिगर तुमको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 1 स्लाइड लगाया गया है, यहाँ पर देखो 1 और 2 स्लाइड लगाया गया है, 1 2 3 स्लाइड लगाया गया, 1 2 3 4 स्लाइड लगाया गया। तो तुम देख लो कि डिफॉर्म भी कितना हो रहा है, इसमें कम डिफॉर्म हो रहा है, इसमें ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, उससे ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, उससे भी ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है। अब ये जो तुम स्लाइड दे रहे हो, जो वेट तुम उसको दे रहे हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको हम लोग, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। और ये इसका फैलना क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। इसका फैलना क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। इसका मतलब है कि जिस रेशियो में हम स्ट्रेस कर रहे हैं बॉडी को, उसी रेशियो में स्ट्रेन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या है हुक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हम किसी बॉडी पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है। अब जरा तुम सोच लो कि अगर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर बाई में लिया होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक लिमिट, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब हो गया ई इज इक्वल टू, फार्मूला हो गया स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका डायमेंशन ml-1 t-2, ml-1 t-2। क्यों, आखिर इसका डायमेंशन ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चा तुमको हम बता रहे हैं E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और स्ट्रेस का होता है फोर्स बाई एरिया, और ये होता है डेल्टा L बाई L। अब जरा देखो, फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। लेकिन डेल्टा L और L सेम चीज का रेशियो है, और सेम चीज का अगर कोई चीज रेशियो होता है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका मतलब E इज इक्वल टू हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तो अगर यूनिट सेम हो गया, ये देखो स्ट्रेस का भी यही था, स्ट्रेस का भी यही था, फोर्स बाई एरिया, याद आ रहा है। तो अगर यूनिट सेम हो गया तो तय बात है कि इसका डायमेंशन भी सेम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ, हुक का नियम। अब इसके वेरिफिकेशन में क्या कहा गया, वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ में, कि जिस हिसाब से हम लोड देते गए, यहां देखो लोड को बढ़ाते गया, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते गया, और एक स्प्रिंग, एक यहां पर स्केल लगा दिया, स्केल से रीडिंग को नापते गया, लोड को बढ़ा करके और फिर घटा करके उस स्केल से रीडिंग को मापते गया। समझ में आ रहा है? जिस जगह पर जरा तुम अच्छा से देखो, यहां पर ठीक से देखो, एक देखो वायर ले लिया, यहां पर देखो हैंग कर दिया है। अब जब हैंग करके यहां नीडल लगा दिया है, ये नीडल ये जब कम बेसी होगा तो ये नीडल यहां पर स्लाइड करेगा तो रीडिंग पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो स्लाइड करेगा तो देखो यहाँ स्केल लगा हुआ है, उस स्केल पर रीडिंग पता चल जाएगा। तो लोड को बढ़ा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड बढ़ाया, 8 7 6 5 4 3 2 1 स्लाइड घटाया,
और रीडिंग लिया और रीडिंग लेकर के जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आया, मतलब जिस हिसाब से हम लोड दे रहे हैं उसी हिसाब से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हम लोड को घटा रहे हैं उसी हिसाब से घट रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक तरफ स्ट्रेस कर लें और एक तरफ स्ट्रेन कर लें तो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन में आने वाला ग्राफ यह बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जिस हिसाब से स्ट्रेस कर रहे हैं उसी हिसाब से स्ट्रेन हो रहा है। स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस को घटाते जा रहे हैं तो स्ट्रेन भी घट रहा है, मतलब स्ट्रेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है। और यही तो हुक का नियम है। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स, यही वेरिफिकेशन है हुक का। ग्राफ कैसा आ रहा है, देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यही बताता है कि स्ट्रेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम लोग ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3-4 तरह के होते हैं। अच्छा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, पढ़े ना अभी। यह कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3-4 तरह का होता है। सबसे पहला को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो ये डिफिनेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम यहां पर इसको याद कर लो। एक लाइन में वो सारा का सारा याद होगा। क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग यहां बिल्कुल देखना नहीं है, यहीं से हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, अब जरा बता दो नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हो, F बाई A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या बोलते हो, डेल्टा L बाई L। तो ये हो गया y इक्वल टू F बाई L अपॉन डेल्टा L बाई L। इसको और अगर ब्रेक कर सकते हो तो लिख सकते हो L ऊपर चला जाएगा तो F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। उम्मीद करें समझ में आ गया। क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? Young's modulus of elasticity is the ratio of normal stress and longitudinal strain, normal stress and longitudinal strain y से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा बहुत ही सिंपल चीजें हैं, थोड़े से कॉन्सेंट्रेट होकर के, थोड़े से अपने दिमाग के दरवाजा को खोल करके अगर पढ़ने का प्रयास किया जाए तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम समय में, बहुत ही टेक्निकल तुमको बताया जा रहा है। बहुत ही कम समय में तुम इसको याद कर सकते हो। 1-2 बार अगर लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड में। सेकंड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा, यहीं पर तुम ध्यान दे दो, यहीं पर ध्यान दे दो। नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Bulk modulus of elasticity is the ratio of normal stress and volume strain. Normal stress और volume strain इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा तुम देख लो, नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया, इसको K से रिप्रेजेंट, नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया तो F बाई K, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो गया तो डेल्टा V बाई V। ये पढ़ा चुके हैं ना, वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ाए, इसके पीछे में देख लेना। ये भी चाहो तो तुम आंसर इतना छोड़ सकते हो, या तो इसको तुम चाहो तो, अब देखो फोर्स बाय एरिया को क्या बोला जाता है तो प्रेशर, इसको क्या बोला जाता है, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो P अपॉन डेल्टा V बाई V, और V को ऊपर ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो K V अपॉन डेल्टा V। K ये V ऊपर चला जाएगा तो K V अपॉन डेल्टा V। तो बच्चे उम्मीद करें पूरा समझ में आ रहा है। चलो फिर से एक बार सुन लो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, यहीं से एकदम बिल्कुल इसके ऊपर का जो थ्योरी है, ऐसे तुम चाहो तो यहां से याद करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी का ट्रिक्स तुमको बोल रहा हूं, तो वहां देखो ही नहीं, यहीं से हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। K से रिप्रेजेंट करते हैं तो K इज इक्वल टू F बाई A, और स्ट्रेन का मतलब हो गया डेल्टा V, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब हो गया डेल्टा V बाई V। ये फोर्स बाय एरिया को तुम चाहो तो इतना फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो। फोर्स बाय एरिया को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हो जाएगा प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V, और एक V ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा PV अपॉन डेल्टा V। ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो।
उम्मीद करें बच्चे एकदम पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा क्लियर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थर्ड होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एकदम यहीं पर देखो, एकदम यहीं पर आ जाओ, एकदम उसका जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन के जैसा दिखाता है। तुम चाहो तो थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हो, ईटा। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। समझ में आ रहा है एकदम? हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल, अब बोलो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होता है? तो स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स बाय एरिया, और शियर का मतलब होता है थीटा। तो फोर्स बाय, तुम चाहो तो इतना आंसर लिख सकते हो और इसको तोड़ सकते हो, फोर्स बाय एरिया, और थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, इतना भी लिख सकते हो। अगर एल को ऊपर ले जाना चाहो तो हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और बच्चे यहां पर आकर के तुम्हारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग का एक होता है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो बिल्कुल लास्ट पार्ट की ओर तुम बढ़ते जा रहे हो, पॉइसन रेशियो। अब देखो पॉइसन रेशियो में भी ऐसे लगभग ये नहीं आता है, नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन तुमको पढ़ने में क्या आता है? पॉइसन रेशियो क्या, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एकदम यहीं पर, एकदम वहां देखने का जरूरत नहीं है कि पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है कि अगर बाय द वे जैसे पेन है, अब पेन को तो खींच दोगे लंबा हो जाएगा, तो डायमीटर भी तो इसका चेंज कर जाएगा। डायमीटर मतलब ये व्यास। मान ले कितना मोटा पाइप है या इतना पतला एक पाइप है, चाहे तुम इतना मोटा पाइप ले लो, इतना मोटा पाइप ले लो, और इसको पूरा लंबा खींच दो, तो पाइप को जब लंबा खिंचाएगा तो डायमीटर घट जाएगा ना, मतलब डायमीटर चेंज किया, तो ये डायमीटर जो चेंज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि बाय द वे पहले था डी और चेंज होकर के हो गया डी, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो पढ़ते ही आ रहे हो, डेल्टा एल बाई एल। तो ए जो रेशियो है इसी को हम सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा इक्वल हो गया डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। सो पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। और बच्चे अभी तुम यहाँ पर दो तीन रिलेशन भी तुम देख सकते हो, ऐसे इसका तुमको अभी जरूरत नहीं है, अभी इसका तुमको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन देख सकते हो कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी k था, पॉइसन रेशियो सिग्मा था, है ना बात सही? पॉइसन रेशियो सिग्मा था, और एक और था, ये तुम देख लो, ये देखो n था, ये देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था? ईटा था। तो ये चार चीज तुम पढ़े अभी, ये चारों के बीच में ये रिलेशन होता है क्या? y is equal to 3k 1 minus 2 sigma, y is equal to 2 eta 1 plus sigma, y is equal to 3 eta k upon, ये देखा अच्छा से पढ़ना, इसको ऐसे लिख लेना 3 eta k upon 3k plus eta, ऐसे लिख लेना। और a sigma is equal to ऐसे लिख लेना 3k minus 2 eta upon 6k plus 2 eta। तो बच्चे इलास्टिसिटी तुम्हारा यहाँ पर आकर के आज फिनिश्ड हो गया। इलास्टिसिटी में तुमको इतना ही सा चीज पढ़ना था। एग्जामिनेशन को लेके ऐसे बहुत चीज पढ़ा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन को लेके इलास्टिसिटी में तुमको इतने ही सारी चीजें पढ़नी थी बच्चे। और मैंने थोड़े रफ्तार के साथ थोड़े मतलब तुम अपना यहाँ से अच्छा से लिखना, हम ऐसे तो इसका पीडीएफ भी तुमको दे देंगे, लेकिन यहाँ से अच्छा से लिखना और इसको बार बार लिखना, बार बार सुनना, ताकि तुमको पूरा याद हो जाए। जितना बार सुनोगे, जितना बार लिखोगे, उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो बच्चे चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, एकदम खूब कस के पढ़ाई कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा आप घर में आप सेल्फ स्टडी करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हर बार की भांति फिर बोल रहे हैं, आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास में जब आप आते हैं तो वहाँ पर बात कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ मटेरियल्स आपके पास जाएंगे, और इसके लिए आपको किसी लिंक की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ से मैं कोई भी चीज़ आप तक भेजूंगा, वो ऑटोमेटिकली आप तक चला जाएगा। और जितने आपके ग्रुप्स में बच्चे हैं, उन सारे ग्रुप्स के बच्चों को आप एक तरह से इंकरेज कीजिए कि इतना अच्छा क्लास हम लोग को मिल रहा है, इसका कोई चार्जेस मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चे उनको भी बोलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप सर के अधिक से अधिक क्लासेस को आप कीजिए, अधिक से अधिक फायदा उठाइए। तो चलिए बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर आपको नए टॉपिक्स में, नए चीज़ों के साथ, नए क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। ओके, बाय बाय।